सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं एसएससी जेई की आरंभ बैच। आरंभ बैच जो है आप सभी के लिए ऑनगोइंग है, जिसमें कि बैक टू बैक एमसीक्यूज जो है वो हम लोग बना रहे हैं अलग अलग टॉपिक के। तो ये जो एमसीक्यू का सेशन होता है ये पूरे हफ्ते के हिसाब से डिवाइडेड है। वीक वाइज एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है वो हम लोग प्लान करते हैं और उसी अकॉर्डिंग उसको उसके क्वेश्चंस जो है वो हम लोग देख रहे होते हैं। ठीक है, तो अभी कौन सा वीक चल रहा है भाई? अभी जो है हमारा देखिए, अभी तक हम लोगों ने बेसिक इलेक्ट्रिकल का वीक हटाया हुआ है कंप्लीट करके। देन उसके बाद वीक 2 पे इलेक्ट्रिकल मशीन्स का कुछ पोर्शंस बचा हुआ है अभी भी करने को। एंड वीक 3 पे हम लोग पावर सिस्टम के क्वेश्चंस जो है वो बना रहे थे, लेकिन कुछ उसमें के सेशंस जो है थे वो रह गए थे। इसीलिए हम लोग चौथे वीक में भी पावर सिस्टम को अभी कंटिन्यू कर रहे हैं कुछ दिन के लिए। कल के ऑनवर्ड्स, आज चूंकि वेडनेसडे है, कल यानी कि 4 तारीख से यूटिलाइजेशन वापस से आपका रिज्यूम हो जाएगा। तो यूटिलाइजेशन रिज्यूम होगा, मस्त तरीके से यूडब्ल्यूटी के क्वेश्चंस बनाएंगे हम लोग बढ़िया से। ठीक है, अप टू 6 जनवरी। इसको और एक दिन एक्सटेंड कर देंगे ज़्यादा होगा तो। देन उसके बाद बाकी के सब्जेक्ट्स आप लोगों के लिए आने वाले हैं। तो आज भी हम लोग पावर सिस्टम के क्वेश्चंस बनाने वाले हैं और ये पूरा 3 तक ये चलता रहेगा, ये सेम सीरीज आप लोगों के लिए। तो आज है 3 जनवरी 2024, वीक 4 पे हम लोग हैं अपने डे 12 पर। और पावर सिस्टम का आज थोड़ा सा मिक्स्ड एमसीक्यू जो है वो देखने जा रहे हैं हम लोग। मतलब इसमें फॉल्ट का पोर्शन भी हो सकता है, ट्रांसमिशन जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का भी पोर्शन इसके अंदर हो सकता है। ठीक है, तो बिना देरी किए सेशन को करते हैं स्टार्ट। शॉर्ट सा सेशन रखेंगे एकदम, लेकिन एकदम प्रॉपर। जितने भी क्वेश्चंस बनाए आप मस्त तरीके से उन क्वेश्चंस का आंसर करते रहिएगा और देखते जाइएगा कि आंसर और सॉल्यूशंस प्रॉपर आपसे मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, कितना स्कोर आपका बनता है। ठीक है, चलिए लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन बिना देरी किए आप सभी के स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ द पावर ट्रांसफर फ्रॉम अ सिस्टम टू द लोड अंडर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कंडीशन इज पीएम, देन द लॉस इन द सिस्टम इज हाउ मच। पावर ट्रांसफर किसी सिस्टम के भीतर अगर हम लोग है ना मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की थ्योरम की कंडीशन देख रहे हैं, तो पावर ट्रांसफर कंडीशन है अगर पीएम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर जो हो रहा है सिस्टम पर इन द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कंडीशन, तो आपको बताना है कि लॉस इन द सिस्टम जो है वो कितने का होगा। तो सिस्टम पर लॉस जो है वो कितने का होगा। वैसे तो डायरेक्टली आप इसका आंसर कर सकते हो, वैसे आप इसका आंसर जो है वो डायरेक्टली कर सकते हो कि यहाँ पर आप करोगे ZL प्लस ZS इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ RS, सोर्स नेटवर्क रेजिस्टेंस, सोर्स रेजिस्टेंस है ना। ये इस फॉर्म से अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हो मैक्स पीटीटी के हिसाब से, तो R प्लस JX और R प्लस JX वाला फॉर्म जो है वो यहाँ पर दिख रहा है। कॉन्जुगेट ले लोगे यहाँ से, ZL प्लस ZS की वैल्यू आपको 2 टाइम्स ऑफ RS के हिसाब से मिलेगी। एंड फाइनली यहाँ पर 50% वाली कंडीशन भी आप लोग सब जानते ही हैं, 50% एफिशिएंसी होने की वजह से Pmax जो है आपका, जो यहाँ पे देखिए पावर ट्रांसफर कंडीशन अगर Pmax है ना, तो सिस्टम का लॉस जो होगा वो भी Pmax ही आपको मिलेगा इस कंडीशन पे, बिना कोई कंफ्यूजन के। वैसे ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे ही आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं डायरेक्टली। दिस इज द मैक्सिमम पावर, इसके बराबर का ही आपको लॉस मिलेगा। क्यों? क्योंकि 50% ही तो ट्रांसफरिंग एफिशिएंसी है, ओवरऑल ही 50% की ट्रांसफरिंग एफिशिएंसी। ठीक है, तो 50% का जो सप्लाई वोल्टेज है वो इसके अक्रॉस आपको वहाँ पर ड्रॉप होता हुआ दिखेगा लोड के अक्रॉस। ठीक है, तो सिंपली आपको पीएम जो है वो लॉस के फॉर्म में भी मिलेगा और उतना ही आपको मैक्सिमम पावर भी डिलीवर होता हुआ मिलेगा। ठीक है, बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि व्हेन द प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर इज 50, पीएसएम की वैल्यू अगर 50 गिवन है और बोलता है कि फॉल्ट करंट 2500 एम्पियर्स है और सीटी रेशियो आपको दे के रखा है कितना, 250/5, तो बताइए कि करंट सेटिंग जो होगी वो कितनी होगी। वहां पे करंट सेटिंग जो होगी वो कितनी होगी। तो आपको पीएसएम का एक्सप्रेशन पता है क्या? ये वाला एक्सप्रेशन जानना बहुत ज़रूरी है। क्या एक्सप्रेशन है भाई? वी नो दैट पीएसएम इज इक्वल टू, पीएसएम जो होता है उसको किसके रेशियो के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं हम लोग? तो फॉल्ट करंट डिवाइडेड बाय करंट सेटिंग मल्टीप्लाइड विद सीटी रेशियो, ऐसे ही लिखते हैं। तो ये हो जाएगा फॉल्ट करंट डिवाइडेड बाय द करंट सेटिंग इनटू सीटी रेशियो। सिंपल है, इसी फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए क्या क्या दिया हुआ आपको, सीटी रेशियो दे रखा है, फॉल्ट करंट भी दिया है, फॉल्ट करंट इज 2500 एम्पियर, ये भी गिवन है, पीएसएम भी दिया है 50, आपको ये पूछा है करंट सेटिंग ना। तो लिख लेते हैं यहाँ पे कि करंट सेटिंग इज इक्वल टू फॉल्ट करंट यानी कि 2500 डिवाइडेड बाय पीएसएम 50 इंटू सीटी रेशियो 250/5, दैट इज इक्वल टू करंट सेटिंग। इसको आप उस तरफ भेज दीजिएगा। ठीक है, बाकी सीटी रेशियो और पीएसएम इधर डिवाइड पर आ जाएंगे, यही होगा।
इसको सॉल्व कर सकते हैं सीधे सीधे। तो करंट सेटिंग कितना आ जाएगा 50 और इधर से हो गया 5, 5 5 25, 50 इंटू 50 और इधर चला गया 2500, इधर चला गया अपने पास 2500 है ना। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा करंट सेटिंग की वैल्यू हो जाएगी 2500 और नीचे भी 2500, ये भी तो 50 आ गया ना, 5 5 25 आ गया, तो दिस इज इक्वल टू 1। ये डेटा आपका 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ परसेंटेज में पूछा हुआ है, तो करंट सेटिंग इन परसेंटेज विल बी इक्वल टू 100%। करंट सेटिंग परसेंटेज में आपका कितना आएगा 100% आएगा। करंट सेटिंग की वैल्यू सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड है, आप डायरेक्टली इसको पुट करिएगा कि पीएसएम प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर अगर आपको 50 दे रखा है, फॉल्ट करंट क्वेश्चन में बोल ही दिया कि 2500 एम्पियर का है, करंट सेटिंग पूछा है, सीटी रेशियो भी दे दिया 250/5 का है, तो बन जाएगा आपको 250/5 के हिसाब से सीटी रेशियो आपको कितना आएगा 50 आएगा, तो 50 50 2500 हो गया, 2500 से डिवाइड कर लीजिए। चलिए ठीक, बढ़िया बन जाएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चलिए अगला सवाल लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, देख के मस्त से सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन क्या बोलता है, पढ़ते हैं। 200 MVA और 1000 MVA का सिंक्रोनस मशीन है, ठीक है, जिसकी इनर्शिया जो है आपको, ठीक है, जिसकी इनर्शिया कांस्टेंट जो है वो H1 की वैल्यू 2 मेगाजूल पर MVA दिया हुआ है और H2 की वैल्यू 4 मेगाजूल पर MVA के फॉर्म में रेस्पेक्टिवली दिया हुआ है, ठीक है, मतलब वो 200 MVA वाले का 2 मेगाजूल है। What are the which are operating in parallel, इनको पैरेलल में जोड़ा हुआ है। Now you have to calculate the equivalent H constant for both relative to 10 MVA बेस। तो बेस MVA आपको 10 लेना है यहाँ पे हर कंडीशन पे, मतलब दोनों के ही केस में बेस MVA आपको 10 लेकर के चलना है, ठीक है। आप सबको पता है कि S की वैल्यू जो होती है, यानी कि एपरेंट पावर का एक्सप्रेशन जो है, एपरेंट पावर S जो है, इनवर्स प्रोपोर्शन विद इनर्शिया कांस्टेंट चलता है। एपरेंट पावर जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द इनर्शिया कांस्टेंट। तो सपोज कर लीजिए कि मैं अगर S1/S2 लेता हूं, तो यहां मुझे H2/H1 लेना पड़ेगा, H2/H1 का एक्सप्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। और बेस MVA मुझे हर बार 10 MVA ही पुट करना है, उसी के आधार पे पूरा चीज़ कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या पुट करें, चलिए सपोज कर लीजिए कि आपको फर्स्ट केस लेना है यहाँ पर, ठीक है, सपोज कर लीजिए कि आपका केस फर्स्ट है। तो यहां पर देखिए आपके पास S1 कितना है, S1 की वैल्यू मान लीजिए 200 MVA है, दिस इज 200 MVA, और S2 आपके पास कितना है 1000 है, सो दिस इज इक्वल्स टू H2। H2 की वैल्यू आपके पास कितनी है 4 है, और डिवाइड बाई बेस में क्या लोगे आप 10 लोगे, ठीक है। बेस में आपको क्या लेना चाहिए 10 लेना चाहिए क्या, सोचिए एक बार। आपको देखिए H1 की वैल्यू 2 मेगाजूल पर MVA गिवन है ना, ऊपर 2 मेगाजूल पर MVA वहां पर गिवन है, ठीक। दोनों जनरेटर के लिए अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। तो ये हो जाएगा फर्स्ट केस में हो जाएगा 10 MVA बेस देना पड़ेगा आपको, यस 10 MVA बेस, एंड दिस वैल्यू मल्टीप्लाइड विथ, आपको 2 मेगाजूल दिया हुआ है 2 पुट कर दीजिए, दिस इज इक्वल्स टू H2, दिस इज इक्वल्स टू H2। तो इससे कितना डेटा आ जाएगा 2 1 2 5 5 1 5 4 20 0, तो H2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 40। और फिर केस नंबर 2 दूसरे जनरेटर के लिए जब आप देखोगे तो ये हो जाएगा 1000 MVA डिवाइडेड बाय बेस में फिर से वही 10 लेना है, लेकिन इस बार मल्टीपल में 2 की जगह पे आप ये 4 मेगाजूल वाले को पुट कर दीजिए। कितना हो गया ये 2 2 4 2 5 10 5 1 और 5 2 10 0 0 200 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 400। तो केस 2 पे आपका डेटा जो है वो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 400 मेगाजूल पर MVA, ठीक है। अब इनर्शिया कांस्टेंट H जो है वो कैसे निकालोगे आप, इनर्शिया कांस्टेंट H टोटल जो है वो कैसे निकलेगा, तो H टोटल इज इक्वल टू H1 प्लस H2। हो गया क्वेश्चन आपका कंप्लीट। 440 मेगाजूल पर MVA यहाँ पर ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक। आप इससे डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो जनरेटर 1 का केस, जनरेटर 2 का केस, दोनों का कंडीशन हो गया। बेस MVA में अपन 10 पुट कर लिए और H1 H2 का केस जो है उसके हिसाब से निकाल लिए, तो H टोटल अपने पास आ गया ये 440 मेगाजूल पर MVA, ठीक है। बना लेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर ये सब क्वेश्चन आपसे बन रहा है तो इट इज़ अ वेरी नाइस थिंग। ऐसे सब सवाल बनाने चाहिए, और आगे आने वाले दिनों पे जब ये सीरीज़ आपकी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आप सभी के लिए एकदम मस्त न्यू फ्रेश सेशंस में लेकर के आऊँगा,
जिसमें मिक्स्ड क्वेश्चंस भी बनाएंगे हम लोग इन सभी सब्जेक्ट्स के, चाहे पावर सिस्टम हो जाए, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाए, मशीन हो जाए, या बेसिक इलेक्ट्रिकल, यूडब्ल्यूटी, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, सब सब्जेक्ट्स के हम लोग अलग अलग दिन पर प्लान भी कर लेंगे कि एक बार के मिक्स सेशन पर 3 सब्जेक्ट रखेंगे एट अ टाइम, और फिर उस 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। मजा आएगा आपको, एक से एक वैरायटी के क्वेश्चन करवाऊंगा। तो इस सीरीज को पहले वीकली सीरीज को कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट प्लानिंग पर आएंगे। लिखा है कि इन अ 2 वायर सिस्टम वोल्टेज अक्रॉस द सप्लाई एंड इज मेंटेन्ड एट 500 वोल्ट। तो वोल्टेज आपको 500 वोल्ट बोल के रखा है, ठीक। लाइन की लेंथ कितनी है, 4 किलोमीटर है। फुल लोड करंट जो है वो 15 एम्पियर की है। देन व्हाट शुड बी द टोटल पावर लॉस अज्यूमिंग अ रेजिस्टेंस ऑफ द केबल एज, केबल का रेजिस्टेंस बोलता है कि 0.5 ओम पर किलोमीटर का है। तो कितने किलोमीटर का लाइन है, 4 किलोमीटर का लाइन है, मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 0.5 इंटू 4, 4 5 20, यानी कि 2 ओम्स का। किलो ओम तो नहीं है ना, ओम है, ओके ठीक। तो टोटल रेजिस्टेंस हमको कितना मिल गया, यहाँ से 2 का रेजिस्टेंस मिल गया, ठीक है। फाइनल रेजिस्टेंस इज ऑफ 2 ओम्स। अच्छा, करंट आपको कितना दिया हुआ है, करंट आपको देके रखा है 15 एम्पियर का। देन व्हाट शुड बी द टोटल पावर लॉस, पावर लॉस के लिए क्या करेंगे, आई स्क्वायर आर कर देते हैं, और क्या, 15 का स्क्वायर इंटू 2, 15 का स्क्वायर इंटू 2, और क्या, और किसी की कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको। तो पावर लॉस जो होगा वो होगा आई स्क्वायर आर, आई का एक्सप्रेशन मतलब 15 का स्क्वायर इंटू 2, 15 इंटू 15 225, 225 ना, हाँ ठीक है ठीक है, 225 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 225, और 225 ये हो गया 450, 450 वाट्स, 450 वाट्स आंसर आ गया, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन था ये, सीधे सीधे आपको आई एफ एल जो है फुल लोड करंट जो है वो गिवन है 15 का, और आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस आपको दे दिया। ये सब डेटा से कोई मतलब नहीं है खास, कर सकते हैं इसका भी यूज, बट आपको इससे कोई नीड है नहीं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, डायरेक्टली नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस वाला फैक्टर था ना, इस वजह से आपको रेजिस्टेंस का यूज करके ही सिंप्लीफाई करना ज़्यादा जेन्युइन रहेगा यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे वी स्क्वायर बाई आर नहीं कर सकते क्या, वी स्क्वायर बाई आर अगर किए तो सोचिए पावर निकालने के लिए आर का एस्पेक्ट अगर यूज़ किए, वी का स्क्वायर हो जाएगा 500 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 250 इंटू 500। इससे जो डेटा आएगा वो गलत आएगा, लेकिन क्यों, कारण जो है वो पता होना बड़ा ज़रूरी है। इसका कारण जरूर से बता सकते हैं आप कि क्यों उससे डेटा गलत आएगा। तो हमको लाइन की जो रेजिस्टेंस निकालनी है, टोटल पावर लॉस जो उस हिसाब से निकालना है, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा कि फुल लोड करंट कितनी। चलिए ठीक है, ये तो हो गए कुछ और कंसेप्ट। अब आते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि एक 50 हर्ट्ज 6 पोल का टर्बो जनरेटर है जिसकी रेटिंग 100 MVA की है, ठीक है। 14 kV हैज़ इनर्शिया कांस्टेंट, एच की वैल्यू आपको दे रखा है कितना, 10 मेगाजूल पर MVA, ठीक। फाइंड द स्टोर्ड एनर्जी इन द रोटर एट सिंक्रोनस स्पीड, रोटर पर सिंक्रोनस स्पीड में कितनी स्टोर्ड एनर्जी अवेलेबल होगी वो आपको बताना है, ठीक है। तो भाई इनर्शिया कांस्टेंट एच का एक्सप्रेशन क्या लिखते हो आप, वी नो दैट द इनर्शिया कांस्टेंट एच इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय जो हमारा एपरेंट पावर है टोटल, वो काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू दैट एंटायर एपरेंट पावर, के ई अपॉन एस के फॉर्म में। तो काइनेटिक एनर्जी आपको कितना गिवन है और एस की वैल्यू कितनी गिवन है, दोनों का दोनों डेटा अवेलेबल है क्या। काइनेटिक एनर्जी भी आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जो स्टोर होता है ना, स्टोर्ड इन द रोटर ऑफ दिस सिंक्रोनस मशीन, जो रोटर के अंदर स्टोर हो रहा है वो, और एस की वैल्यू कितनी है, एस जो है हमारा टोटल एपरेंट पावर है, रेटेड पावर जो है मशीन का, जिसको कि हम लोग रेटेड पावर बोलते हैं, इज द रेटेड पावर ऑफ द मशीन, ठीक। अब देखिए आपको स्टोर्ड एनर्जी फाइंड करने बोला है, किस पर, सिंक्रोनस स्पीड पर, सिंक्रोनस स्पीड पर फाइंड करने बोला है ना। तो अब इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं हम लोग, मतलब आपको काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है, एच और एस तो दे ही रखा है, सो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एच इंटू एस, ठीक। अच्छा, एस की वैल्यू बताइए कितनी है, एस की वैल्यू हमारे पास कितनी है भाई, एस की वैल्यू जो है वो कितनी दी हुई है, तो एच की वैल्यू अपने को कितनी गिवन है, 15 मेगाजूल, 15 मेगाजूल, और एस की वैल्यू कितनी है, एस की वैल्यू
100 MVA, तो फाइनली यू विल गेट द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। किसमें दे रखा है? मेगा जूल में दिया है ना, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा क्या हमको? इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा क्या? सोच के बताइए। 3 के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ना, 1500 हो जाएगा ना, 1500 मेगा जूल। ठीक, 15 × 100 डायरेक्टली आप कर लो। काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, डायरेक्टली निकल के आएगा। तो एक ही सिंपल बेसिक से फॉर्मूले से आपका क्वेश्चन बनना था, इनर्शिया कांस्टेंट इन रिलेशन विद काइनेटिक एनर्जी एंड दिस एपरेंट पावर, है ना, या रेटेड एपरेंट पावर। ठीक, इस एक्सप्रेशन से आपने बना लिया। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो बेसिकली पूछते हैं, एजेई पेपर में ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं कॉमनली, छोटे छोटे से क्वेश्चन रहते हैं, बस आपको डेटा प्रॉपरली पहचानना चाहिए और फॉर्मूला ध्यान में होना चाहिए। चलिए और देखें तो क्या क्वेश्चन आया। चलिए और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है फिर। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और बनाते हैं फिर एंड करते हैं आज का सेशन। लिखा हुआ है द यूटिलिटी बिल शोज एन एवरेज पावर कोफिशिएंट of 0.707, average power coefficient of 0.707. So power coefficient यानी कि आप मान लो cos phi 1 की वैल्यू आप निकालोगे 0.707, ठीक, विथ एन एवरेज किलोवाट ऑफ 240। ठीक है, हाउ मैनी kVAR, क्यू की वैल्यू पूछा, वुड बी रिक्वायर्ड टू इम्प्रूव द पावर कोफिशिएंट टू इतना। नेक्स्ट पावर कोफिशिएंट आपको दूसरा वाला कितने का दिया? पावर कोएफिशिएंट इसके लिए आप cos phi 2 के फॉर्म में इसको लिख दो, क्योंकि हम इसको जब कन्वर्ट करेंगे आगे हमको tan phi 1 और tan phi 2 के फॉर्म में चाहिए होगा डेटा। ठीक है, तो cos phi 2 के फॉर्म में लिखूंगा तो दूसरी डेटा हमारे पास 0.866। ठीक है, दोनों ही फिक्स वैल्यू के, एक 45 का है और दूसरा वाला जहां तक मुझे याद आ रहा है 60 वगैरह का है, 30 का है, 30 का, एक 45 का है, दूसरा 30 का है। तो यहाँ से phi 1 की वैल्यू मेरे पास आ गई 45 डिग्री और इसमें से phi 2 की वैल्यू आ गई कितनी? 30 डिग्री। कोसाइन से ये डेटा आ गया। ये मैं फाइंड क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे Q की वैल्यू चाहिए फाइनली, जो tan phi 1 और tan phi 2 के रिस्पेक्ट में बताने वाला हूँ। चलिए यहाँ पे लिखें क्या? इसको नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं। KVR जो हमको पूछा हुआ है ना क्वेश्चन में, इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा Q इज इक्वल टू रूट पावर इंटू tan phi 1 माइनस tan phi 2। ये बेसिक सा एक्सप्रेशन है और इसी से हमको पूरा कैलकुलेशन करना है। ठीक है, चलिए बनाएं इसको। तो भाई आप सबसे पहले देख लीजिए tan phi 1 और tan phi 2 कितना आ रहा है। तो tan phi 1 जो है इससे कितना आ जाएगा? tan phi 1 जो है वो आ जाएगा 45 डिग्री, है ना, तो 1 आ जाएगा। और tan phi 2 जो है वो कितना आ जाएगा? तो tan का 30 डिग्री, tan का 30 डिग्री, तो 0.5 वगैरह के आसपास आएगा, 0.57 वगैरह का आ जाएगा। इसको पुट कर दीजिए। अच्छा, लोड पावर आपको गिवन है क्या? एवरेज पावर ऑफ दिया हुआ है ना 240 का, तो 240 यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग। पुट कर दीजिए पूरा का पूरा डेटा एक साथ, तो ये हो जाएगा 240, क्यू का एक्सप्रेशन हो जाएगा 240 इंटू 1 माइनस 0.57। बस इसी से आंसर आ जाएगा। ये क्यू आपको पूछा हुआ है, 240 इंटू 1 और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आधा मान लो इसका, तो 120 के आसपास। 240 में से 120 चला गया तो 100 समथिंग, और थोड़ा छोटा डेटा आएगा लेकिन 100 के ऊपर रहेगा, 100 के ऊपर, लेकिन छोटा डेटा है, एक ही दिखाई दे रहा है। अप्रॉक्सीमेशन से बता रहा हूँ मैं आपको। 0.57 है ना, इसको मैं 0.5 ही मान लूँ तो 240 का हाफ हो जाएगा यहाँ पे, और 240 खुद यहाँ पे, 240 माइनस उसका आधा यानी 120, 240 माइनस 120 तो 100 समथिंग, और 0.57 है तो थोड़ा आधे से भी छोटा आ जाएगा डेटा अपना इधर पे, तो और थोड़ी बड़ी वैल्यू इस पे दिखेगी हमको। ठीक है, तो इस हिसाब से 101.52 होगा। आप इसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर लीजिएगा, मैं इसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, मेरे अप्रॉक्सीमेशन से मुझे लगता है कि इसका डेटा यही आना चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू ज़्यादा बड़ी है और ये वैल्यू ज़्यादा छोटी है, इसके बीच का ही कुछ आएगा, तो 101 वगैरह के आसपास आ जाएगा। ठीक, चलिए आज के सेशन का एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं, छोटा सा सेशन रखते हैं, और एक आखिरी क्वेश्चन। भाई तो बड़ा आसान वाला क्वेश्चन आ गया यार। Which of the following expression shows the correct relation between breaking current and making current of the circuit breaker? सर्किट ब्रेकर की मेकिंग करंट और ब्रेकिंग करंट के रिलेशन को इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन शो करता है? बहुत बार इसमें खूब सारा कंफ्यूजन हो जाता है। अच्छा, इसमें से दो ही ऑप्शन है जो हमको सोचना है, एक तो ये 2.55 वाले दोनों ऑप्शन है, बाकी तो गलत है। ये 25 लिख दिया, ये भी गलत है, डी वाला भी गलत है। इसी दो में से एक कोई राइट आंसर है। तो या तो फिर ब्रेकिंग करंट 2.55 टाइम्स ऑफ मेकिंग करंट होती है, या मेकिंग करंट जो है वो
ढाई गुना या 2.55 टाइम्स ऑफ ब्रेकिंग करंट होती है। तो राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर क्या है? तो मेकिंग करंट जो होती है दैट इज 2.55 टाइम्स ऑफ द ब्रेकिंग करंट ऑफ सीबी। किसी सर्किट ब्रेकर के लिए ये वाला सिचुएशन जो है ये लागू होता है, फर्स्ट वाला नहीं। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ब्रेकिंग करंट ऑफ सीबी जो है उसका ढाई गुना कर दो या 2.55 टाइम्स कर दो तो आपको उसकी मेकिंग करंट का एक्सप्रेशन मिल जाता है। ठीक, क्रिटिकल ब्रेकिंग करंट का एक्सप्रेशन हम लोग लिखते भी है ना अपॉन √3 वाले फॉर्म में, जिसका एक्सप्रेशन बनाते हैं हम लोग, याद होगा आपको। ठीक है, आईवी का एक्सप्रेशन लिखते हैं हम लोग, कैसे एक्सप्रेशन लिखते हैं ये देखिए, S अपॉन √3 टाइम्स ऑफ VL, ऐसा लिखते हैं। तो इसके हिसाब से पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है वो बनता है। चलिए ठीक हो गया ना, 7वां क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए ठीक है, अब आज का सेशन यहाँ पर एंड अप करते हैं। जाने से पहले आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन देते हैं। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आता हूँ मैं स्क्रीन पर, अगर ये आ सके तो। हाँ जी, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है। इस क्वेश्चन को आज का होमवर्क क्वेश्चन रखते हैं। व्हाट से बनाएंगे आप लोग इसको? इस क्वेश्चन को एज अ होमवर्क रखें क्या? क्या पूछता है देख लेते हैं। इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस किसी ट्रांसमिशन लाइन का अप टू सर्किट ब्रेकर एंड आर 1 हेनरी एंड इतना माइक्रोफैरेड रेस्पेक्टिवली। अब बोलता है कि वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस जो है नीडेड अक्रॉस द सर्किट ब्रेकर फॉर द क्रिटिकल डैम्पिंग। क्रिटिकल डैम्पिंग की सिचुएशन बस खाली अप्लाई करनी है इसके अंदर। क्रिटिकल डैम्पिंग रेजिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू का फॉर्मूला आता है, एकदम फिक्स फॉर्मूला है, उसी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको वैसे भी एल का डेटा दिया हुआ है, सी का डेटा दिया हुआ है। द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस नीडेड अक्रॉस, द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस, देखिए क्रिटिकल डैम्पिंग की कंडीशन जो होती है ना, फॉर द क्रिटिकल डैम्पिंग, फॉर द क्रिटिकल डैम्पिंग द डैम्पिंग रेजिस्टेंस या शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाती है 0.5 टाइम्स √L/C। 0.5 टाइम्स या हाफ टाइम्स के हिसाब से आप लिख लो √L/C। पूरा डेटा आपको गिवन है यार, 0.5 भी है, L की वैल्यू है आपके पास 1 हेनरी, इसकी वैल्यू है C की 0.01 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड्स, और इस पे आप पुट कर दीजिए, आपका आंसर जो है आ जाएगा -6 से ऊपर जाके +6 हो जाएगा यहाँ पे, तो 1 2 और इधर पे बाकी का डेटा तो +6 के आसपास आ जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन मुझे लगता है कि 5K ओम्स तक जाएगा, ए ऑप्शन तक आएगा। फॉर्मूला जो है इसको लिख लीजिएगा, फिर आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अप्रॉक्सीमेटली जहाँ तक मुझे लगता है ऑप्शन ए तक जाएगा, बट आप फिर भी सॉल्व करके एक बार जरूर से बताइएगा, अभी कोई गैस वर्क नहीं, एग्जैक्ट ही बताइएगा सॉल्व करके। ठीक है, तो इसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप इसका आंसर बताइएगा, ठीक है, एज अ होमवर्क। चलिए, तो आज का सेशन जो है उसको यहीं पर एंड अप करते हैं। सेशन को मैंने आज शॉर्ट ही रखा है जानबूझकर, कि आने वाले दिन पर आगे के ड्यूरेशन पर और अच्छे से हम लोग टाइम दे पाएंगे, और जल्दी ही और कुछ नया अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए होने वाला है। थोड़ा सा टाइम उसके लिए मैं मैनेज भी कर रहा हूँ, इस वजह से लेक्चर्स थोड़े शॉर्ट या कभी कभी बीच बीच में अभी लेक्चर नहीं भी आ रहे हैं, बट इतना मैं मेक श्योर करूँगा कि लेक्चर आपके लिए पूरे के पूरे रहें, सारा कुछ कंप्लीट होगा एकदम बढ़िया तरीके से, और मस्त तरीके से हम लोग और जो नया इनिशिएटिव है उसको भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी से अब कल के सेशन में। अगला सेशन UEET का होने वाला है, यूटिलाइजेशन का, तो मज़ा आएगा, उसमें भी नए नए टॉपिक्स, और जो रिसेंट ट्रेंड में एग्जामिनेशन में जो पूछ रहा है या पूछ सकता है उन पॉइंट्स को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे हम लोग। तो सेशन को यहीं पर एंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं आप सभी से कल एग्जैक्टली सेम टाइम पर। टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, एंड मस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।